हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एफआईआर एक थाने के अंदर हम दर्ज करा सकते हैं और किस तरीके से उस एफआईआर के अंदर हम एक विवरण, एक डिस्क्रिप्शन उसका जो होता है उसको लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अपराध दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। जो ये संज्ञेय अपराध होता है इसको इंग्लिश में कोग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है और असंज्ञेय अपराध को नॉन कोग्निजेबल अपराध कहा जाता है, यानी कि ऑफेंस कहा जाता है। धारा 154(1) सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर आता है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा थाने को सूचित करना होता है कि मेरे साथ इस तरीके का अपराध किया गया है, और थाने को फिर वो जब ये एफआईआर दे देता है लिख करके एक लिखित दस्तावेज दे देता है, तो उसके बाद थाना उस पर कार्रवाई करता है। जो हल्के का आयु होता है उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद जो अपराधी होता है उससे पूछताछ करे और साक्ष्य के आधार पर उसको दंड का कोई भी दंड की धारा उस पर लगाए। तो और यही जो अभी हाल ही में बीएनएसएस आया है, इसकी धारा 173 इसके अंदर एफआईआर आती है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और ये तब दर्ज की जाती है जब एक संज्ञेय अपराध के विषय में कोई मामला होता है। संज्ञेय अपराध के विषय में थाने को ये सूचना देना होता है कि इस तरीके का मामला हमारे साथ गुजरा है। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई ऐसा मामला हुआ तो पुलिस आएगी, सीधा आपको उठाएगी और थाना ले जाएगी। वहाँ जाकर आपसे पूछताछ की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर आप पर चार्ज लगेंगे, चार्जशीट दायर हो जाएगी, जिसके अंदर किसी भी जो भी मतलब आपने अगर किसी को उपहति पहुंचाई है, कोई चोट पहुंचाई है, उसी के आधार पर फिर जो आयु होता है वो उस पर धारा लगा देता है। और एक जोक के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसा वो जोक आया था कि गाड़ी में बैठो दोनों, और फिर सोनू सूद कहता है, सोनू सूद का जो भाई होता है वो कहता है वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? तो पुलिस वाला कहता है पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम्हें ये करते हुए। फिर सोनू सूद कहता है चिड़ियाघर में खड़ा है तू, अंबर यहाँ हर गवाह गांधी का नहीं होता। तो क्या है कि मतलब उस पुलिस वाले को ये कहा जा रहा है कि तेरे पास कोई वारंट नहीं है। और वारंट कब होता है? जब किसी ने कोई असंज्ञेय अपराध किया हो, तो सबसे पहले पुलिस को वारंट दिखाना होता है। हम पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपके पास हमें गिरफ्तार करने का वारंट है या नहीं है। और यदि हमने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस बिना वारंट के उठाएगी, सीधा गाड़ी में बैठाएगी और आपको थाना ले जाएगी। इस पर हमारे जो न्यायमूर्ति हैं JS वर्मा, उनकी एक समिति 2013 के अंदर जो उन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोक सेवक जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है तो 2 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना दोनों उस पर हो सकता है। यानी कि जो हमारा लोक सेवक होते हैं, जो पुलिस होती है, यदि उन्होंने आपके एफआईआर को दर्ज नहीं किया और जबकि उनको ये निर्देश मिला था कि आपको ये करना चाहिए, तो इस पर क्या होगा कि 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। मैं आपको आज फॉर्मेट दिखाऊंगा किस तरीके का फॉर्मेट हम अपनी एफआईआर के अंदर बनाते हैं और क्या क्या हमें उसके अंदर लिखना चाहिए। जो उसके अंदर एक अच्छे तरीके से जिस एफआईआर को हम लिखते हैं उसका जो विषय होता है, उसके अंदर जो समय होता है, और जो अपराधी होते हैं उनका नाम किस तरीके से उसमें दर्ज होना चाहिए, उसी के विषय में मैं आपको बताता हूँ। ये देखते रहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एफआईआर का एक फॉर्मेट, जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं एफआईआर के अंदर, उनको बताऊंगा। मैं ये फॉर्मेट आपके सामने लाया हूँ, देखते रहिए।
जैसा मैंने इसमें सबसे फर्स्टली लिखा है कि सेवा में, सबसे पहले हमें जब हम एफआईआर लिखाते हैं या लिखवाते हैं या खुद लिखते हैं तो उसके अंदर हमें लिखना होता है कि सेवा में किसको लिखना होता है, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय को, क्योंकि थाने का जो अध्यक्ष होता है उसको ही हम ये लिखते हैं। उसके अंदर फिर हम अपने थाने का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें अपने थाने का नाम लिख दिया है थाना झिंझाना, और फिर अपने जनपद का नाम लिख दिया है। इसके अंदर मैंने हमारा जनपद शामली है, आपका जो भी जनपद हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर विषय लिखा। अब विषय क्या था कि कोई मारपीट हुई, इस तरीके का जो मामला था, मैंने उसके विषय को इसके अंदर लिखा है घोर उपहति कारित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। मैंने ये लिखा घोर उपहति, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाई गई, उसको घोर उपहति कहते हैं जी। इस घोर उपहति के अंदर सर के अंदर चोट लगना, आँख के अंदर चोट लगना, हमेशा हमेशा के लिए बहरा कर देना, इस तरीके की जो उपहति होती है, चोटें होती हैं, उनको घोर उपहति कहा जाता है। इसके अंदर हाथ टूट जाना, अपाहिज हो जाना, ये सब आता है। उसके बाद फिर हमको उसी के जस्ट नीचे लिखना होता है, विषय के जस्ट नीचे महोदय। फिर लिखेंगे निवेदन ये है कि प्रार्थी, प्रार्थी कौन होता है, जो एफआईआर लिख रहा होता है, जो एफआईआर का विषय है, जिसके साथ ये मामला बीता है, वो प्रार्थी है। या प्रार्थी में ये होता है कि हमारा भाई हमारी तरफ से जाकर एफआईआर कर सकता है, हमारे पिताजी कर सकते हैं, हमारा कोई सगा संबंधी कर सकता है, तो इसके अंदर प्रार्थी। अब प्रार्थी कौन है, वो आदमी स्वयं है, मैंने इसमें लिखा है स्वयं, यानी कि वो ही है जिसके साथ ये घटना घटी है। निवेदन यह है कि प्रार्थी सलमान पुत्र महबूब, उसने अपने बाप का नाम इसमें बताया है, 25 वर्ष, उसकी जो उम्र है 25 वर्ष है, ग्राम टपराना, थाना झिंझाना, जनपद शामली का निवासी है। इसे ये लाइन लिखनी इसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी होती है। और इसके बाद हम लिखेंगे कि प्रार्थी 24/4/2025 को, इसके अंदर हमने समय बता दिया और तारीख बता दी है, 24/4/2025 को अपने घर के अंदर लेटा हुआ था। इसके अंदर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, इसके अंदर हमें समय भी बताना होता है। 24/4/2025 को हम मान लेते हैं कि 2 बजे अपने घर के अंदर लेटा हुआ था। अचानक 2 व्यक्ति जिन्होंने हमला किया, हमलावरों के, इसके अंदर हम 2 व्यक्ति उन हमलावरों को हमने कहा है, कौन कौन थे। एक तो था सुनील पुत्र सागर 27 वर्ष और शोएब पुत्र अब्बास 36 वर्ष घर में घुस आए और मुझ प्रार्थी को घर से बाहर निकाल कर ले गए। उसको क्या करा उन्होंने, घर से बाहर निकाल दिया। 2 हमलावर थे। घर से बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्या किया कि पुत्र सागर ने ये जो सुनील है इसका पुत्र है, सुनील पुत्र सागर ने गाली गलौज करते हुए मुझ प्रार्थी के बाएं हाथ पर लोहे के रोड से हमला किया। उसके हाथ में एक लोहे का एक डंडा था, एक रोड थी, उससे हमला किया, जिस कारण मुझ प्रार्थी का हाथ टूट गया। जब ही जैसे ही उसने उसके हाथ पर वो दे मारा तो उसके हाथ की हड्डियां टूट गई। और पुत्र अब्बास ने मेरे सर पर ईंट से वार किया। उसने, जो दूसरे वाला था हमलावर, उसने एक ईंट उठाई और उसके सर पर पटक दी। अब जब एक तो उसके क्या लगा, लोहे का रोड लगा, दूसरे उसके ईंट लगी। अब वो कहाँ बच सकता है, वो तो सीधा नीचे ही गिरेगा। तो जिस कारण मैं वहीं मूर्छित अवस्था में, यानी कि बिल्कुल एक मरने की जो अवस्था होती है, मूर्छित अवस्था में गिर गया। और वो कुछ चिल्लाए हुए होगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जोया पत्नी तालीम घर से बाहर आई और उन्हें आता देख दोनों गुंडे गाली गलौज करते हुए, अब दोनों गुंडों ने जब वो आ रहे थे तब भी गाली गलौज ही की, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। अब इसमें क्या है कि एक तो हमने जो तारीख है हमारी उसका खुलासा कर दिया, दूसरे इसमें हमने समय का खुलासा कर दिया कि ये समय था, तीसरे हमने इसके अंदर जो हमलावर थे उनके नाम हमने इसके अंदर खोल दिए कि ये व्यक्ति थे। और यही इसके अंदर मेन चीज़ होती है, डिस्क्रिप्शन जो इसका होता है, जो इसका
पूरा विवरण होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं चीज़ों को दी जाती है। इन्हीं के आधार पर चार्जशीट दायर होती है कि किस तरीके की चोट पहुंचाई गई, कौन कौन इसके अंदर हमलावर थे, क्या समय था, क्या तारीख थी। तो ये हमने इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया। और फिर आखिर के अंदर जो हमें लाइन लिखनी होती है वो ये लिखनी होती है कि महोदय से निवेदन करता हूँ कि मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करें और विधिक कार्रवाई करने की कृपया करें। विधिक जो कार्रवाई यानी कानूनी कार्रवाई करने की कृपया करें, ये इसके अंदर बता दिया गया है। उसके बाद जहाँ दिनांक लिखा हुआ है यहाँ पर वही दिनांक जिस दिनांक को हम अपनी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, और सामने प्रार्थी लिखा हुआ है। इसके अंदर प्रार्थी अपना नाम लिख सकता है और अपना मोबाइल नंबर भी इसके अंदर लिखना अनिवार्य होता है। इसके बाद ये इसकी एक कॉपी थाने में, और उस पर थाना जो अध्यक्ष होता है वो इस पर अपनी मोहर लगा देता है और आपको वापसी दे देता है। इसके बाद वो क्या होता है कि जो आपका एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, आईओ होता है आपके हल्के का, वो इस पर आएगा और क्या करेगा कि सबसे पहले पूछताछ करेगा कि कौन कौन हमलावर थे, कहाँ कहाँ ये घटना घटी, आकर के उस जगह सारी पूछगीछ करेगा। उसके बाद यदि मामला सही पाया जाता है तो साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट दायर करेगा और आपका मुकदमा लिख देगा। चार्जशीट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर धाराएं लिखी हुई होती हैं उसको चार्जशीट कहा जाता है। तो आज का यही विषय था। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आपको किसी से कोई ज़्यादा आवश्यकता जानकारी लेने की नहीं पड़ेगी। जो कानून की बारीकियां हैं मैं आपको बता दूंगा। आज मैंने आपको एफआईआर कैसे लिखा जाता है और एफआईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं वो सब बताया है।